अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं सब? होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मिलते हैं आपको मज़े मज़े के नावल जो कि अखलाकियात से भरपूर होते हैं। आज एक शार्ट नावल रीड करने जा रहे हैं जिसका नेम ही इंतहाई इंटरेस्टिंग है और नावल खुद भी बहुत मज़े का है। मैं और मेरी पर्दे वाली। राइटर है जी इसकी हुस्ने कमल। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नावल। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। एक दिन अपने बड़े अब्बू के घर गया तो आपी मुझे देख चेहरे पर दुपट्टा डालकर निकाब करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे बड़ी अम्मी ने बताया कि आपी ने पर्दा करना शुरू कर दिया है। मैंने ये सुन खूब हंसना शुरू कर दिया। फिर तो समझे मैं हर वक्त बस आपी को तंग करता रहता। वो बेचारी मुझसे मुंह छुपाती फिरती। आपी तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है, ये मेरा हर वक्त का तकिया कलाम था। मुझे यकीन माने बड़ा मजा आता था इन्हें झांक झांक कर देख कर तंग करने में। हमारे घर भी एक ही गली में थे तो मैं जब चाहता मुंह उठाए चला आता। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पर्दे से पहले तो मैं अक्सर आपी से ही अपने दिल की हर बात शेयर करता। बचपन में इनकी गोद में सर रख सो भी जाया करता, इसलिए मैं इनसे काफी फ्री था। एक बार लाइट गई हुई थी और शदीद गर्मी का मौसम था। आपी कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं भी तंग करने की नियत से बिल्कुल इनके सामने बैठ गया। गर्मी इस कदर शदीद थी, मुझे लगा आज तो कुछ बोलेंगी। कम अज कम भी के सामने से हट कम अज कम भी ये के सामने से हट जाओ, मुझे भी गर्मी लग रही है। पर जवान की बच्ची इस गर्मी में मुंह को दुपट्टे से कवर करे ऐसे कपड़े सिलाई करती रही जैसे मानो इन्हें कोई गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। आखिरकार मैं थक कर उठकर बाहर चला गया। आपी की शादी हुई तो मैंने ही इनका शरारा संभाल कर इन्हें दूल्हे की कार में बिठाकर रुखसत किया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही आपी की औलाद हो गई और लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़े कि बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी ने इन्हें घर पर रोक लिया। इन्हें गुमान था कि शायद इससे मामलात हल हो जाएं। मैं इस दौरान पढ़ाई करने बाहर मुल्क चला गया। मैं जब वहां से लौटा तो मुझे बताया गया कि आपी की शौहर ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चक्कर में वो आपी पर अक्सर तशद्दुद किया करता था। इससे पर्दे वाली कभी पसंद ही नहीं थी। घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी ये शादी। ये जानकर मेरा खून खोल गया। मुझे समझ नहीं आता, जब लड़के को लड़की पसंद ही नहीं होती तो फिर घर वाले क्यों जबरदस्ती करके एक बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह कर देते हैं। लड़का तो दूसरी शादी करके आराम से बैठ जाता है, बेचारी लड़की रुलती है। मैं आपी से मिलने गया। वो इन सालों में काफी तब्दील हो गई थी, लेकिन पर्दा अभी भी कायम था। जब इनका पर्दा कायम था तो मैं अपनी तंग करने की रवायत कैसे तोड़ सकता था। मैंने फिर झांकते हुए कहा, आपी तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, जिसके जवाब में आज इनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान, खूबसूरत मुस्कान नहीं थी जो मुझे इनकी आंखों में झलकती दिखाई देती थी। इनकी आंखें तो फकत खामोश थी, बेरान, उदासी भरी थी इनमें। मैं बड़े अब्बू के ऑफिस में ही जॉब पर लग गया, इसलिए अक्सर मेरा इनके घर रात को कयाम हो जाता था। तब आपी के कमरे से रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जिन्हें सुन मेरा दिल तड़प उठता था। कुछ माह गुजरने के बाद ही मुझे अपनी एक ऑफिस की कुलीग से मोहब्बत हो गई। मैंने वक्त जाया ना किया और शादी का पैगाम भिजवा दिया। मेरी शादी हया से हो गई। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान तस्वर कर रहा था कि जैसे मैंने चाहा वही मेरी दुल्हन बनी। लेकिन मेरी ये गुमानी ज्यादा अरसा ना रही। एक रात मैंने हया को किसी से फोन पर बातें करते सुना। वो किसी लड़के से बातें कर रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि इसकी सहेली का मंगेतर है, दोनों की लड़ाई हो गई है, बस इनकी सुलह कराने के लिए इसके मंगेतर से बात कर रही थी। पर झूठ के पांव नहीं होते, ये शायद भूल गई थी वो। मेरे वालिदैन मेरी बड़ी बहन से मिलने USA चले गए थे 1 माह के लिए। एक दिन मेरे सर में काफी दर्द था, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। बस फिर क्या था, आंखों ने वो मंजर देखा जो बताते हुए मुझे हया आ जाए, पर जिसका नाम ही हया था इसे क्यों ना आई, मैं बस ये समझने से कासिर था। इस लम्हे दिल खून के आंसू रोया। मैंने इसे फौरन तलाक देकर फारिग कर डाला। 3 माह गुजर गए लेकिन मेरा दुख कम ना हुआ। एक रोज मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा था
अचानक एक किताब में से आपी की पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर निकल आई। इनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था, रंगत दूधिया, खुले बाल। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक दो लम्हे के लिए तो बस मैं तकता सा रह गया। शायद पहली बार मैं इन्हें एक लड़की की नज़र से देख रहा था। बहुत प्यारी लग रही हैं ये तो। मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमे अदा हो गए थे, जैसे इनके कानों ने सुन लिया। मुझे वाकई खबर नहीं वो कब वहां आई। क्या है तुम्हारे हाथ में? आप ही ने मुझे देख पूछा तो मेरे चेहरे पर 3 माह बाद पहली बार मुस्कुराहट बिखर आई। आज दिल में शदीद ख्वाहिश उठी कि इन्हें फिर से तंग करूं। फिर क्या था, एक झलक तस्वीर की दिखाकर मैंने तेजी से दौड़ लगा दी। वो काफी पतली, दुबली और फुर्तीली थी। 2 मिनट भी ना लगाए थे इन्होंने मेरा रास्ता ब्लॉक करने में। मेरे पास जब भागने का कोई रास्ता ना था तो मैंने आप ही की तस्वीर अपनी कमर के पीछे कर ली। वो बेचारी एक हाथ से चेहरे पर दुपट्टा ढके दूसरा हाथ मेरे आगे फैलाते हुए तस्वीर वापस मांगने लगी। मैं पीछे कदम लेने लगा। मैं नहीं देने वाला नजमा, मैंने शरारत भरी नजरों से इन्हें देख कर कहा। मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन ये जिंदगी में पहली बार था जो आपी की जगह मेरे मुंह से नाम निकला था। लेकिन नजमा को ये बात फौरन महसूस हुई। वो हैरत से मेरा चेहरा तकते हुए, अगर मैंने गलत नहीं सुना तो अली तुमने अभी मेरा नाम लिया है? वो फटी फटी नजरों से मुझे देख पूछने लगी। इनके पूछते ही मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने पहली बार इनके नाम से पुकारा। अली, अब मजाक ज्यादा हो रहा है, मेरी तस्वीर वापस करो। वो कहते हुए मेरी जानिब एक कदम बढ़ी तो मैं पीछे बुक शेल्फ से जा टकराया। ऊपर रखी कुछ बेतरतीब किताबें हम दोनों पर आकर जोर से गिरी। इस एक लम्हे जब किताबें इनके सर पर गिरी तो इनके चेहरे से नकाब हट गया। अल्लाह, इतना नूर! मेरी आंखें देख अश अश कर उठी। मैं बचपन से झूठ कहता था इनसे कि मुझे इनका चेहरा निकाब में भी नजर आता है। अगर मुझे वाकई आता तो मैं कभी हया से शादी करता ही नहीं। मैं बस अपना सर पकड़ा इन्हें टिकटिकी बांधे देख रहा था। इतनी भारी किताबें सर पर गिरी थी, पर मुझे मजाल है कोई तकलीफ महसूस हुई हो। इन्होंने बड़ी फुर्ती से मेरी हाथ से तस्वीर छीनी और बाहर की जानिब भाग गई। मैं बस इसी लम्हे की याद में ही कैद होकर रह गया जब इनका निकाब हटा था। अब मैंने ठान ली थी कि नजमा को अपनी दुल्हन बनाना है। मैं हर वक्त नजमा के ही घर रहने लगा। मुझे सुकून मिलता था इन्हें तंग करके। 6 माह शादी, 3 माह गम, 9 माह तो उन 9 माह की कसर मैंने चंद दिनों में ही निकालने की मानो ठान ली थी। मैं अब नाम लेकर मुखातिब करता था। एक बराबर टेबल पर रखा पानी के गिलास भी चाहिए हो तो नजमा पानी लाना प्लीज कहकर पूरे घर में शोर मचाता। सबने महसूस करना शुरू कर दिया था, तो फिर वो कैसे ना करती कि मेरा अंदाजे गुफ्तगू काफी बदल गया था। खाने की टेबल पर बिल्कुल अनजान कर इनके सामने बैठता, इन्हें तंग करने की नीयत से। बिल्कुल आप जान कर इनके सामने बैठता, इन्हें तंग करने की नीयत से। वो काफी सब्र वाली नेचर रखती थी, इससे अच्छी तरह वाकफियत रखता था मैं। तभी मुझे पता था कि कितना भी तंग कर लूं मुंह से एक हरफ अदा ना करेंगी। पर एक दिन आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और वो गुस्से में आ ही गई। एक दिन मैं किचन में इनका पीछा करता हुआ जा पहुंचा। वो फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। मुझे वाकई खबर नहीं थी कि मेरी मौजूदगी से बेखबर है और चेहरे पर निकाब नहीं डाला हुआ। मैं अपनी आदत से मजबूर इन्हें झांकते हुए बोला, नजमा आपका चेहरा मुझे नजर आ रहा है। मैं शौकी से बोलता खामोश हुआ। ये देख के वाकई मुझे इनका नूरी चेहरा नजर आ गया था। वो चूक कर पीछे हटी। मैं इन्हें डराना नहीं चाहता था, मैं खुद भी शर्मिंदा सा हो गया। अली, हर चीज की एक हद होती है, भूल गए हो क्या कि बड़ी बहन हूं तुम्हारी? आप ही बोलते हो तुम मुझे। इन्होंने अपने दुपट्टे से चेहरे को कवर कर गुस्से से भभर कर मुझे देखा। यकीन करें, पहली बार इन्हें इस कदर गुस्से में देखा था। मैं जानता था ये गुस्सा मेरे तंग करने पर नहीं, मेरी नजरों के बदल जाने पर है, जो वो जानकर भी अनजान बन रही हैं। इतनी दिनों से इनकी गुस्सीली आवाज सुन मेरा पूरा वजूद लरस गया था। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे, मेरे माथे पर पसीना भी आने लगा था। अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था मैं, सिर्फ इनकी रौबदार आवाज और गुस्सीली नजरें देख। पर फिर मैंने हिम्मत की। क्योंकि मुझे शादी करनी थी और मैं अपने फैसले को लेकर नहायत संजीदा था। मैंने बहुत हिम्मत करके इनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अगर मेरी बड़ी बहन हो तो फिर मुझसे ये पर्दा क्यों? मेरा सवाल सुन वो बुरी तरह चौंकी। मैंने आज इन्हें हमारे असल रिश्ते से तारुफ करवाया। जिस नज़र से मैं इन्हें देखने लगा था, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी अली। वो नहायत कमगो थी। वो मफहमाना अंदाज में कहकर मुझे शिकवा भरी निगाहों से देख जाने लगी। मेरे दिल को उनके कहे अल्फाज चुभते हुए महसूस हुए। मैं निकाह करना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? मैं सर्द लहजे में बोलने लगा। मुझे नहीं खबर ये हिम्मत मुझ में कहाँ से आई अचानक, पर मैंने साफ अल्फाज में हाल दिल बयां कर दिया।
وہ یہ سن غصے سے پلٹی، میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لوٹا گیا۔ دل میں تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، پر میں نے جذبات و غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک نامحرم کے آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں، کہاں ہے وہ اس وقت؟ آپ کس خوشگمانی میں جیتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا، کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر، جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے؟ میں آپ کو اس بامانہ رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں طلاق کروا دوں آپ کی۔ میں نے نہایت محبت سے کہا۔ میری بات سن ان کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر آئی۔ مجھے لگا اس لمحے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امنگ جاگی ہو پھر سے۔ پھر کیا تھا اگلا قدم؟ میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ملے گی اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا۔ شادی تو نجمہ سے ہی کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہ کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوغلے لوگ اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو ہر وقت بس اسی کی تعریف کے قصیدے سناتے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو بھی لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے کہتے، ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے، پر سنتا کون ہے ہماری بات؟ آج کل تو سب اپنی اپنی چلاتے ہیں۔ دیکھا اب کیسے گھر آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑا خوش ہو کر میں نے اس خبیث شخص کی دوسری شادی کی مٹھائی کھاتے دیکھا تھا۔ سب کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں صرف ترس کھا رہا ہوں نجمہ پر، شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ ایک بار میں صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ وہ خود آ کر پانی کا گلاس اور ایک پرچی رکھ کر چلی گئی۔ میں نے سارا کام چھوڑ پہلے پرچی پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر، میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ساتھ ایک بچے کی ماں ہوں، مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں ان مردوں میں سے تھا جس نے عورت کی بے وفائی کا مزہ چکھا تھا، عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر جب میری نظر نجمہ پر پڑتی تھی تو مجھے اس کی پاک دامنی مجبور کرتی تھی یہ ماننے کے لیے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نجمہ کی پاک دامنی کا خود بہت بڑا گواہ تھا۔ تو اس سے اچھی لڑکی کون مل سکتی تھی مجھے جیون ساتھی کے طور پر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، پر میں اپنے نام کالی تھا۔ سب کی مخالفت کے باوجود بڑے ابو کو لے کر نجمہ کی طلاق مانگنے پہنچ گیا اس گھٹیا شخص کے پاس۔ یقین مانے میں گالیاں نہیں بکتا، ورنہ بہت اچھے اچھے القابات سے نواز کر آپ کو اس گھٹیا شخص کی شخصیت سے تعارف کرواتا۔ اس جیسا بے حس شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی آرام سے ہمارے کہتے ہی طلاق دے ڈالی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتارنے کے لیے کب سے تیار بیٹھا ہو۔ طلاق والی رات میں آپ جان کر کام کے بہانے بڑے ابو کے گھر ہی رکا۔ مجھے پتا تھا آج کی رات اس بیچاری کے لیے بہت بھاری ہے۔ اس کے کمرے سے آج بہت سالوں بعد بری طرح چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی تکلیف دیکھ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے واپسی کی، آج اس کی ہر امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ غلطی اس کی نہیں ہمارے معاشرے کی ہے، جو اس بیچاری کو اتنے سالوں تک اس جھوٹی امید پہ رکھا کہ تم دعا کرو خدا تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے، دیکھنا ایک دن وہ آ کر تجھے واپس لے جائے گا، تجھے تیرا بچہ بھی ملے گا اور تیرا شوہر بھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے جملے میں رشتہ دار اور خواتین کو نجمہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا سنتا رہتا تھا۔ اب تو مجھے منہ زبانی رٹ گئے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ ہی گیا جب نجمہ میرے کمرے میں میری دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آج پھر سے میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد تصور کر رہا تھا۔ میں نے اوروں کی طرح گھونگھٹ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے اس کے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ ڈال شوخی سے کہا، نجمہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن آج اتنے سالوں بعد جواباً ان کے خوبصورت اور نورانی چہرے پر ہی وہی پیاری سی مسکان تھی جو نہ جانے اتنے سالوں کہاں کھو گئی تھی۔ میرا دل اس لمحے مسرت سے لبریز ہو گیا۔ پھر گھونگھٹ اٹھا کر میں نے اپنی خوبصورت دلہن کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ کہا، میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی پاک دامن عورت سے نوازا۔ نجمہ کی آنکھیں میرے شکر خدا سن بھر آئی۔ میں نے اس کے موتی جیسے آنسو صاف کیے، فوراً میں بہت خوش رہنے لگا تھا، اتنا کہ شاید الفاظوں میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ میں آفس میں بیٹھ کر بنا بات کے مسکرانے لگ جاتا تھا۔ میں اکثر اس کی گود میں لیٹ کر گھنٹوں اس سے بات کرتا، لیکن پریشانی یہ تھی وہ بہت زیادہ کم گو تھی۔ 100 سوال کرو تو 99 کا جواب صرف ہوں ہوتا۔ مجھے اب خواہش ہونے لگی کہ وہ بھی مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرے جیسے میں کرتا ہوں اس سے۔ کچھ ماہ بعد میری بڑی بہن اپنے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر رہنے آئی۔ اس کا بیٹا نجمہ کے بیٹے کی ہم عمر تھا۔ ایک روز میں نے گارڈن میں نجمہ کو اپنے بھانجے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت مجھے اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ محسوس ہوا کہ وہ کیا چیزیں جو اسے دلی خوشی دیتی ہیں۔ میں نجمہ کو دلی جان سے چاہنے لگا تھا۔ میں آرزو رکھنے لگا تھا کہ جو محبت میری آنکھوں میں ہے اس کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں بھی کبھی تو دیکھوں اپنے لیے۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی، جو ہر بار کی طرح مخالفت میں ہی آیا تھا، جس کا مجھے پہلے ہی علم تھا، پر میں ہوں ضدی مزاجی، تو مجھے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔
जब मैंने इरादा कर लिया कि मुझे अपनी नजमा को दुनिया की हर खुशी देनी है तो अब कोई माई का लाल मेरा इरादा बदल नहीं सकता। एक दिन मैं इसे पिकनिक पर ले जाने का कहकर गाड़ी में बिठाकर अपने 7 बच्चों के स्कूल में दरवाजे पर ले आया। वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्या मैं अनजान बनने की अदाकारी करने लगा, जैसे मुझे पता ना हो कि इस स्कूल में हारिस, नजमा का 3 साल बेटा, मोंटेसरी में पढ़ता हो। ये तो हारिस का, वो रुहासी आवाज में बोलते बोलते रुकी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं हारिस से नहीं मिलना चाहती, बड़ी मुश्किल तो इस दिल को मारा है मैंने। फिर इसकी उम्मीदें मत जगाओ, उसे अगर आज देख लिया तो फिर मेरी सोई हुई ममता जाग उठेगी। मुझे इस अजियत में दोबारा मत डालो, मैं इस बार नहीं सह सकूंगी उसकी जुदाई। नजमा की आंखें झरझर मोती बरसाने लगी थी। मेरी जान, कौन कम बख्त तुम्हें अजियत देने लाया है? या मैंने वकील से बात कर ली है, मैं हारिस की कस्टडी कोर्ट के जरिए ले रहा हूँ। मैंने बहुत प्यार से इसे देख कहा। इसकी आंखें मुझे बेयकीनी से देख रही थी। वाकई पर अम्मी अब्बू वो हिचकिचा रही थी। मैंने इनसे बात कर ली है, मैंने इत्मीनान बख्श जवाब दिया। वो अलग बात है, बात करने के बावजूद वो राजी ना हुए। किसी दूसरे आदमी का बच्चा लेकर पालने पर इनका मशवरा भी था कि अभी 1-2 साल रुक जाओ, खुदा तुम्हें खैर से औलाद दे, इसे पाल लेना। नजमा भी दूसरे बच्चे में लगकर हारिस के गम को भूल जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है जब हारिस घर आ जाएगा तो वो अपनी मासूमियत से सबके दिल खुद ही जीत लेगा। और रही बात मेरी, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि महबूब की चीज़ों से भी आशिक को उल्फत कमाल की होती है। वो तो फिर नजमा के वजूद का हिस्सा था। वो तो फिर मेरी नजमा के वजूद का हिस्सा है। नजमा हारिस के आते ही गाड़ी से उतरकर बेताबी से इसे गोद में उठाकर चूमने लगी। इसे सीने से लगाकर ज़ारों कतार रोने लगी। वहां स्कूल के पास मौजूद तमाम लोगों की निगाह का मरकज हम ही बने हुए थे, पर नजमा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। टॉफी वाले अंकल, हारिस मुझे देख बेसाख्ता अपनी तोतली जबान में बोला। असल में 1 हफ्ते से मैं रोज हारिस के लिए टॉफियां लेकर आता था। काफी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हमारी। अंकल नहीं, डैड हूँ आपका, मैंने इसके सर पर सहलाते हुए कहा। मेरे कहते ही नजमा मुझे मोहब्बत और एहसान भरी निगाहों से तकने लगी। आज इसकी आंखों में वही प्यारी सी मुस्कान थी जो इससे पुरानी तस्वीर में थी। इसकी आंखों की उल्फत बता रही थी कि आज मैंने इसका दिल जीत लिया, पर मेरे कान इसके मुंह से सुनना चाहते थे ये अल्फाज। नजमा बहुत मोहब्बत और उल्फत भरी नजरों से अली के चेहरे पर झुककर प्यार से इसका गाल सहलाने ही लगी थी कि इसके हाथों के लम्स से अली चौंक कर उठा। ऐसे क्यों देख रही हो? आज ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या? आंखें खोलते ही इसने नजमा की मोहब्बत भरी निगाह पढ़ ली थी। नजमा ने नफी में गर्दन हिला दी। वो हड़बड़ा गई थी अली की यूं अचानक उठ जाने पर। प्यारा नहीं लग रहा? मैं सीधे से उठकर बैठ इसे जरा बरहमी से घूरते हुए इस्तफसार करने लगा। लग रहे हो। अक्सर वो मेरे करीब आती, थोड़ा नर्वस सी हो जाती थी। मुझे मजा आता था इसकी ये हालत देख। सिर्फ आज लग रहा हूँ या रोज लगता हूँ? मैंने सोचा मौका अच्छा है अपनी तारीफ मोहतरमा के मुंह से सुनने का, इसलिए शौक निगाहें इसके नूरानी चेहरे पर डालते हुए पूछने लगा। वो जवाबन शर्मगी से मेरे कंधे से अपना सर लगाकर शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने महसूस किया वो रोना शुरू हो गई है। मैं इसे बड़ी प्यार से चुप कराने लगा। तुम खुदा की दी हुई सबसे बड़ी खूबसूरत नेमत हो, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। शुक्रिया अली, मेरी कांटों भरी जिंदगी को फूलों की सेज बनाने के लिए। मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। इसने रोते हुए मुझे देख कहा। मैं भी ऐसे ही महसूस करता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं भी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। खुदा जाने कौन सी नेकी पसंद आई है इससे मेरी, जो तुम्हारी सूरत में इतना खूबसूरत इनाम दिया है इसने मुझे। कहकर मैंने इसकी पेशानी का बोसा लिया। 2 साल बाद खुदा ने मुझे एक खूबसूरत शहजादी से नवाजा, जिसके बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं, मेरी प्यारी पर्दे वाली, मेरा बेटा हारिस और मेरी प्यारी बेटी नूर। दी एंड। खत्म शुद। डियर लिसनर्स, लाजमी आपने बताना है कि आपको ये शॉर्ट सा नावल कैसे लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सबक आमोज नावल है। सिर्फ नावल ये नहीं कि हम रोमांटिक नावल पढ़ के अपने इंजॉय करें। इस तरह के नावल्स पढ़ने का अलग ही मज़ा है जिसमें कोई अखलाकी सबक होता है। तो आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये शॉर्ट पेस नावल कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी खूबसूरत नावल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।